आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी इंडिया चैनल में। इंडियन इकोनॉमी के जो लेक्चर्स हैं उनको हम कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं पूरी इंडियन इकोनॉमी को, और इसमें ये लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, वो बेसिक था आपका। ओके, तो पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर और फिर इस लेक्चर पे आए, सो डेट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन पाए। इससे पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 2 था उसमें क्या क्या चीज़ें कराई थी आपको एक बार फिर से उसका रिकैप करा देता हूँ, सो डेट आज की जो चीज़ें हैं आप वो अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कल जो आपको बताया था वहाँ पे ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बारे में बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बताया था, ये सारी चीज़ें बताया था। और जो ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, वो आज आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बार बार समझ नहीं पाते हो इन चीज़ों को कि एक्चुअल में है क्या ये सारी चीज़ें। तो आज आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये है जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, monetary value of final goods and services produced within a country is in a financial year। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं। भाई क्या मतलब है, मान ली ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, थोड़ा ख़राब सा मैप बना है। ठीक है, ये सपोज इंडिया है और ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब क्या इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है विद इन अ ईयर, ठीक है, विद इन अ ईयर, एक साल का पीरियड लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, और उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू किस में, मॉनेटरी टर्म में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं सो डेट आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। देखिए, सपोज इंडिया के अंदर एक साल में 10 चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। सिर्फ ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कहीं ये मत बोल दीजिए कि सर इंडिया में क्या सिर्फ 10 ही चीज़ें प्रोड्यूस होती है विद इन ए 1 ईयर। तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मान लीजिए इंडिया के अंदर सिर्फ 10 एप्पल का प्रोडक्शन होता है विद इन अ ईयर, विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो ये गुड्स है। ठीक है, और जो सर्विसेज है, उन सर्विसेज का जो वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वो है 20 रुपये। ठीक है, और जो ये 10 एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर एक एप्पल का जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है। तो जो गुड्स हैं उसका जो वैल्यू है वो 10 रुपया हो गया, और जो सर्विसेज दी गई है डिफरेंट डॉक्टर्स के द्वारा, टीचर के द्वारा जो अपनी सर्विसेज दी गई है, उनका मॉनेटरी टर्म में जो वैल्यू है वो 20 रुपये है। तो अब आप देख रहे होंगे विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कितना हो रहा है, 10 और 20 रुपये, यानी कि 30 रुपये। तो हम क्या बोल देंगे कि इंडिया के अंदर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कितने रुपए का है, 30 रुपये का है। समझ गए आप? तो यही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस हो रही है विद इन अ कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसी को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। आई होप चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्या लिखा है यहाँ पे, जीडीपी प्लस NFIA। अब कल मैंने आपको बताया था, जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने आपको बताया था नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको 2 टर्म समझाई थी। जब ये चीज़ समझाई थी कि डोमेस्टिक है, जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं, जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना होता है, तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ लेते हैं। और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो हम नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को
घटा देते हैं। अब क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको बता चुका हूँ मैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं विद इन अ कंट्री। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे चेंज किसका हो रहा है, देखिए जीएनपी का हो रहा। देखो ग्रॉस वाली वही चीज़ है, ग्रॉस वाली भी तो वही चीज़ है, प्रोडक्ट वाली भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे चेंज किसका हो रहा है, नेशनल का हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि डोमेस्टिक से हम कहाँ आए, नेशनल पे आ गए। ठीक है, यानी कि हम क्या आ गए, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ गए। और जब भी मैंने आपको बताया है कि डोमेस्टिक से जब भी हम नेशनल आते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो अब क्या होगा, जीडीपी में हम क्या जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीएनपी हो गया है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। समझ गए आप। तो ये देखिए कितना आसान हो गया सारी चीज़ों को समझना। बस आपको क्या समझना है, जीडीपी होती क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी जो भी अदर रिलेटेड टर्म्स है उसको आप इस तरीके से आसानी से समझ पाएंगे। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होती है, वो लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जरूर उस लेक्चर को देखिएगा। तो देखिए ये तो क्या था, जीडीपी क्या था कि हमारी इंडिया के अंदर विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यूज है उसको हमने मेजर करा था। नेट फैक्टर इनकम क्या हुआ कि बाहर से हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को कमाया, और साथ साथ हमने जो बाहर के लोग हैं उन्होंने हमारे देश से कितना मॉनेटरी टर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कमाया। तो उसके बीच का जो अंतर होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है। वो कल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप जीएनपी से आपको जीडीपी पे कैसे जाना है ये चीज़ आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज़ इस चीज़ को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ सो डेट आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। देखिए जब हम जीडीपी से एक बार फिर से अलग से समझा देता हूँ। देखिए जो लोग समझ गए थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जीडीपी से मैं जीएनपी पे आया, जीडीपी से मुझे अगर जीएनपी पे आना है तो आप यहाँ पे देखोगे जी में कोई अंतर नहीं है, पी में भी कोई अंतर नहीं है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल। और जब भी डोमेस्टिक से नेशनल जाता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होती है कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया में कितना पैसा लाए। ठीक है, सपोज वो 20 लाख रुपए लेके आए। ठीक है, और हमारे इंडिया में जो बाहर के लोग रह रहे हैं वो यहाँ से कितना पैसा ले गए गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में, वो ले गए सपोज 5 लाख रुपए। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, मतलब बाहर से जो पैसा आया, 20 लाख तो हमारे देश के लोग लाए बाहर से और 5 लोग बाहर के लोग जो यहाँ से ले गए, तो उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 15 लाख रुपये। ठीक है, और हमारे देश की सपोज जीडीपी है 100 लाख रुपये, मतलब 50 लाख रुपये ले लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल है, 50 लाख रुपये ले लेते हैं। तो अब अगर मैं बोलूँगा कि टोटल जीएनपी कितनी है इंडिया की, तो आप क्या बोलोगे, भाई 50 लाख रुपये जीडीपी है प्लस नेट फैक्टर इनकम मतलब 15 लाख रुपये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 65 लाख रुपये। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को इस तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कट समझा चुका हूँ। अब देखिए भाई, अब बात करते हैं किसकी, एनडीपी की। अब देखिए एनडीपी में देखिए, एनडीपी से हम किस पे आ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए जीडीपी से हम एनडीपी की ओर आगे। ठीक है, जीडीपी से हम एनडीपी की ओर आगे। मैंने आपको बताया था अगर ग्रॉस से अगर हमें नेट की तरफ जाना है, तो अगर ग्रॉस से अगर हमें नेट की तरफ जाना है तो उसमें डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, अगर नेट से ग्रॉस जाना है तो उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं। ये मैं लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ आपको। अब देखिए भाई, डी में कोई चेंज नहीं है, पी में मतलब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है तो उसमें कोई चेंज नहीं, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन ही है। अब ग्रॉस से किस में चेंज हो गया, नेट में। अगर ग्रॉस से नेट में चेंज होगा तो क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो कि यहाँ पे किया गया है। ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है, लेक्चर नंबर 2 को आपको देखना है। तो अब देखिए भाई, तो आपने क्या कर दिया जीडीपी से, अब आप जीडीपी से कैसे आगे, जीडीपी से अगर आपको एनडीपी पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में से आपको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, और फिर आप एनडीपी पे आ जाओगे। समझ रहे हो आप बात को। तो यही चीज़ तो लिखी हुई है यहाँ पे।
तो आप समझ गए कि एनडीपी क्या है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हो, भाई जीडीपी मैं आपको बता चुका हूँ, जीडीपी हमारे देश की कितनी है जो ये यहाँ पे अभी समझाया है, उसमें डेप्रिसिएशन मतलब उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना उनमें कितनी की कमी आ रही है एज ए डेप्रिसिएशन, वो घटा दोगे, जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की वो हमारी क्या हो जाएगी, एनडीपी हो जाएगी। समझ गए आप बात को। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे एनएनपी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्शन। अब देखिए भाई नेट नेशनल प्रोडक्शन, सपोज आपको जीएनपी तो पता है ना, जीएनपी पता है, अब आपको जीएनपी से कहाँ आना है, एनएनपी आना है। तो जीएनपी से आप एनएनपी कैसे आओगे, देखिए जीएनपी से आपको आना है एनएनपी में। अब आप यहाँ पे देखिए नेशनल का नेशनल है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन है, बस ग्रॉस और यहाँ चेंज हो गया नेट। तो आपको पता है जब भी ग्रॉस से नेट जाना है, ग्रॉस से अगर आपको नेट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, डेप्रिसिएशन को सिंपली क्या कर दिया है, घटा दिया है। अगर आप जीडीपी से एनएनपी की ओर आना चाहते हैं, अगर जीडीपी से आप एनएनपी की ओर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कैसे आएंगे, देखिए डोमेस्टिक से नेशनल हुआ है और ग्रॉस से नेट हुआ है। अब देखिए शुरू में देखिए ग्रॉस से अगर नेट हुआ है तो जीडीपी में क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तब जाके हम नेट पे आएंगे। ओके, अगर डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एनएनपी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जीडीपी से हम जीएनपी में आ सकते हैं, एनडीपी में आ सकते हैं, एनएनपी में आ सकते हैं। आज के बाद आई होप आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी को भी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा चुका हूँ आपको। तो आज के बाद आपको किसी भी लेक्चर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यहाँ पे मैं आपको अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूँ। जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट बेस ईयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत जो बच्चे हैं इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे और आई होप आज के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जीडीपी एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं, वहीं हम जीडीपी एट बेस ईयर को रियल जीडीपी भी कहते हैं। अब जीडीपी तो आपने समझ दिया, जीडीपी मतलब क्या कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ ईयर, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कह रहे हैं। सो नाउ अब यहाँ पे देखते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट बेस ईयर होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा आपको बेस ईयर के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो जीडीपी है, बेस ईयर क्या होता है। देखिए बेस ईयर हम एक ऐसा ईयर लेते हैं जहाँ से हम अपनी इकोनॉमी को मेजर करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ईयर। मतलब सपोज 2021 है और जो बेस ईयर है आज की डेट में 2011 और 12 है। तो 2011 और 12 की रिस्पेक्ट में हमारी कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा ग्रोथ हुई है या कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं। जनरली बेस ईयर उस ईयर को रखा जाता है जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही होगी। ओके, इससे पहले जो हमारा बेस ईयर था वो था 2004 और 5। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। तो अब हमारा जो बेस ईयर है वो कितना है, 2011 एंड 12 है हमारा जो बेस ईयर है। तो अब आप समझ गए कि बेस ईयर किसे कहते हैं, बेस ईयर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट बेस ईयर क्या होता है। आप देखिए सपोज देखिए जो एप्पल है, सपोज हमारी कंट्री के अंदर 2011 एंड 12 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम इसको बेस ईयर ले रहे हैं, और मैं आज की डेट कर रहा हूँ 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है, एप्पल हमारे गुड्स हैं उसी का ही प्रोडक्शन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ मैं कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर सिर्फ एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है वो 10 हो रहा है, 10 एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है 2011 एंड 12 पे। तो जो इसकी जो कीमत थी उस टाइम पे 2011 और 12 की बात है, वो 5 रुपये थी। प्रत्येक जो एप्पल की जो कीमत थी वो 5 रुपये थी। वहीं अगर मैं बात करूं 2021 में,
जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में फिर से एप्पल का सिर्फ एप्पल का ही प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसमें भी सिर्फ 10 एप्पल का ही प्रोडक्शन हुआ है। बट क्या हो गया कि आज की जो एप्पल की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो 5 से बढ़ के 10 हो चुकी है। ये 10 क्यों हुई है? ड्यू टू द इन्फ्लेशन, ठीक है। अब भाई इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए इन्फ्लेशन आप फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसको ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन कितना हुआ? 10 हुई, 10 प्रोडक्शन हुआ हमारा गुड्स का, मतलब जो एप्पल है, टोटल एप्पल है वो 10 है, ठीक है। अब इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है कितनी होगी? 10 × 10, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100, ठीक है, 100, ठीक है। तो अब देखिए जो ये गुड्स हैं इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है? 100 निकल के आ रही है। और हमने यही तो बोला जो हमारे गुड्स हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसी को तो हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 2011 एंड 12 की बात करते हैं। इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो एप्पल थे वो कितने थे? 10 ही थे। बट उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 5 थी। तो टोटल कितना हो गया मॉनेटरी वैल्यू इसकी? 50 हो गई। तो भाई उस टाइम पे जो हमारी जीडीपी थी वो कितनी थी? जीडीपी थी वो कितनी थी? 50 थी। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीडीपी कम निकल के आ रही है, यहाँ पे जीडीपी क्या ज़्यादा निकल के आ रही है। बट एक चीज़ तो इनमें सेम है कि 2021 में भी जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो प्रोडक्शन है वो तो सेम है, और यहाँ भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो प्रोडक्शन है वो भी सेम है। अंतर कहाँ आया? अंतर आ गया प्राइस में। अंतर किस में आ गया? प्राइस में अंतर आ गया। तो देखिए रियल में तो हमारी जो जीडीपी है, रियल में जो हमारी जीडीपी है वो तो क्या है? वो तो क्या है? कम है। बट अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी है, हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज़्यादा होगी। तो अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम हमेशा ये नहीं कह सकते हैं, इस चीज़ से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ भी रही है तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तब तो अच्छी बात है, प्रोडक्शन अगर बढ़ा है तब तो अच्छी बात है। बट अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है और सिर्फ प्राइजेस की वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो वो जीडीपी हमारे लिए कोई भी वैल्यूबल नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कंपैरिजन करने के लिए रियल से कंपैरिजन करते हैं नॉमिनल जीडीपी को, सो डेट हम देख पाएंगे कि प्रोडक्शन का जो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। तो आई होप मैं आप इस चीज़ को आपको क्लियर कर पाया हूँगा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो जीडीपी जो करंट प्राइस पे होता है अपॉन जीडीपी जो बेस ईयर पे होता है इंटू 100, ठीक है, यही हमारा क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है। अब आप देखेंगे जब जीडीपी एट बेस ईयर हमारा ज़्यादा होगा और जीडीपी एट करंट प्राइस कम होगा तो हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो भी कम हो जाएगा। तो आप समझ गए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि बेसिकली ये इन दोनों में डिफरेंस देखने के लिए होता है कि जीडीपी एट करंट प्राइस क्या चल रहा है और जीडीपी एट बेस ईयर, इन दोनों में डिफरेंस को निकालने के लिए ही ये बेसिकली यूज किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप मैं इन चीज़ों को आपको क्लियर कर पाया हूँगा। नाउ एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि जो जीडीपी है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे हम कह रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको ही हम देख रहे हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ ईयर, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? जीडीपी कह रहे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो जीडीपी है वो क्वांटिटेटिव टर्म है, मतलब कभी बढ़ती है कभी घटती है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। बट क्या ये हमारे इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी को नापती है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के बारे में बताती है। अब उस प्रोडक्शन से किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है इस चीज़ के बारे में जीडीपी नहीं बताती है। मतलब इनइक्वालिटीज़ को जीडीपी कभी भी नहीं देखती है। ओके,
वेरेस अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, एक क्वालिटेटिव टर्म्स होती है जहाँ पे क्वालिटी को देखा जाता है, ठीक है। और जो जीडीपी कैलकुलेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव टर्म्स होती है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो जीडीपी है वो वेलफेयर को नहीं देखती है। जीडीपी क्या नहीं देखती है, वेलफेयर को नहीं देखती है। जीडीपी इनइक्वालिटीज़ को नहीं देखती है। जीडीपी कौन पुअर है कौन रिच है इसके बारे में बात नहीं करती है। जीडीपी सिर्फ ये देखती है कि इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ इसके बारे में बात करती है। नाउ क्या रिलेशन है जीडीपी एंड वेलफेयर में? देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इसके बारे में बात करते हैं। क्या जीडीपी एंड वेलफेयर में क्या डिफरेंस है, क्या जीडीपी वेलफेयर को नापती है कि नहीं नापती, जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हमारे देश के अंदर डिफरेंट सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी। प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का इंडस्ट्रीज, टर्सरी के अंदर सर्विसेज वगैरह आ गई। देखिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, देखिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसी भी सेक्टर से आए, हम तो यही कहेंगे ना जीडीपी की, हमारी जीडीपी इतनी होगी। सपोज अगर प्राइमरी सेक्टर से सिर्फ 1 रुपये की वैल्यू आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर से 3 रुपये की वैल्यू आ रही है, और टर्सरी सेक्टर से 20 रुपये की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या होगा कि टोटल जीडीपी कितनी हुई है, बस हम इस तरीके से जोड़ देंगे, टोटल 24 हुई है। तो हम ओवरऑल देखेंगे कि जो हमारी जो जीडीपी हुई है वो मॉनेटरी टर्म में 24 रुपये हो गए। बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो जीडीपी है वो प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा कम इंक्रीज हुई है। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर के जितने भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उनका प्रोडक्शन तो बहुत कम बढ़ा है, सिर्फ 1 रुपया बढ़ा है। तो क्या उनका वेलफेयर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उनका वेलफेयर नहीं हो पाएगा। क्या वह इनइक्वालिटीज को कम किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं कम किया जा सकता है। तो मतलब हमारी जो जीडीपी है वो वेलफेयर को नहीं देखती है, बिल्कुल नहीं देखती है, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन प्राइजेस वही जो मैं आपको नॉमिनल जीडीपी और बेस ईयर के बारे में बताया, मैंने रियल जीडीपी के बारे में बताया, वही चीज़ है। नो मॉनेटरी एक्सचेंज, अब देखिए जीडीपी में तो क्या होता है, मॉनेटरी एक्सचेंज होता है जब तक भाई आपने कोई प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन के लिए आपको कोई रुपया मिला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है। बट जब भी हम वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर में कोई मॉनेटरी एक्सचेंज कोई ज़रूरी नहीं है मॉनेटरी एक्सचेंज हो। सपोज एक अंधा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसको रोड पार करवानी है आपको, तो आपने उसको रोड पार करवाई, तो क्या आपने उससे पैसे लिए? नहीं, बट उसका वहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा वेलफेयर हो चुका है, ठीक है। तो वेलफेयर में कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता है। नाउ एक्सटर्नलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए आप। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? देखिए एक्सटर्नलिटीज़ मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। सपोज एक फैक्ट्री लगी हुई है और फैक्ट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर केन फैक्ट्री है, ठीक है, शुगर की कोई फैक्ट्री है, उसमें शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन हो रहा है तो ये तो ठीक है, ये तो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा। बट इस शुगर की वजह से जो वाहन वाइज पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उस शुगर की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है या वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके लिए उस फैक्ट्री मालिक को कोई पेनल्टी नहीं लगाई हुई है, पेनल्टी नहीं लग रही है, ठीक है। ये उसके रिप्रकर्शन है कि हम वहाँ पे शुगर कैन फैक्ट्री शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ये चीज़ हो रही है, जो एक्सटर्नल चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए उस शुगर कैन मालिक को कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लग रही है, जो कि नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं दे रही है वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, इट्स मीन उनका जो वेलफेयर है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी एक्सटर्नलिटीज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सटर्नलिटीज़ है वो हमेशा नेगेटिव है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। सपोज अगर वहाँ पे शुगर कैन फैक्ट्री लगी हुई है तो हो सकता है वहाँ के जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो लोग, वो शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा करें, तो उनकी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी, तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो जाएगी। तो आप समझ गए कि एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब भाई पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या समझते हैं? सपोज हमारी जीडीपी का जो इंक्रीज हो रही है वो बहुत मिनिमम लेवल पे हो रही है, बट जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है।
तो क्या हमारी जीडीपी इन ज़्यादा लोगों का, जो ज़्यादा लोग ग्रो हो रहे हैं, क्या उन सभी को कैटर कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कैटर कर पाएगी जब तक डेवलपमेंट अच्छे से ना हो पाए। तो आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी है वो सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे ही काम कर पा रही है, वो सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे काम कर पा रही है, जबकि वेलफेयर लेवल पे काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिससे कि हम लोगों की वेलफेयर को नाप सकते हैं? तो फिर जीडीपी के अल्टरनेटिव्स में कुछ ऐसे इंडेक्सेस आए हैं जिन्होंने कंट्रीज की वेलफेयर को नापा है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले है सॉरी तो अल्टरनेटिव टू जीडीपी क्या है? तो बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए गए जिससे ये नापा जा सकता है कि उस कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की जो वहाँ के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, लोग हैप्पी है कि नहीं है, वहाँ के लोगों का नॉलेज कितना है, उनका वेलफेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उनमें से फर्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में प्रिपेयर किया गया था एक ऐसे देश के इकोनॉमिक्स के द्वारा जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है। तो कौन होगा वो देश? वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक, ठीक है, उल हक। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इनके साथ हमारी इंडिया के इकोनॉमिक्स भी थे, ठीक है, उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अमर्त्य सेन जी थे वो, ठीक है, अमर्त्य सेन जी थे। तो इन दोनों ने ही डेवलप किया था ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या देखा गया था, किस चीज़ पे ये इंडेक्स नापा गया था? तो इसमें जो डायमेंशन थी, जैसे लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, लोगों की जो कंट्री है उसमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है कि नहीं है, ये चीज़ देखी गई थी। इसके अंदर कुछ और इंडिकेटर है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कितना है, इसके अलावा लोगों का वहाँ नॉलेज कितना है, ठीक है, एजुकेशन इंडेक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, स्कूलिंग ईयर्स कितने हैं, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें जो वेलफेयर को कहीं ना कहीं मेजर करती हैं। इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ का जो लोग हैं वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किससे नापा जा रहा है? ग्रॉस नेशनल इंडेक्स से नापा जाता है, पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी में, ठीक है। तो ये देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कहीं ना किसकी बात कर रहा है? वेलफेयर की बात कर रहा है, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहा है, लॉन्ग लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें, ओके। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी देखता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उसके अंदर लोगों की जो कंडीशन है वो किस तरीके की है, ठीक है। तो ये डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी को नापता है, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन देखता है कि लोगों का वहाँ हेल्थ क्या है, ठीक है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि एजुकेशन वहाँ के लोगों का क्या है। फिर से ये लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, 3 पैरामीटर, और इन 3 पैरामीटर को आगे फर्दर इन्होंने क्लासीफाई किया है, जैसे हेल्थ में न्यूट्रिशन क्या है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग वगैरह वगैरह, ये जो सारी भी चीज़ें हैं जो वेलफेयर को नापती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो ये इंडेक्सेस है, दे आर अल्टरनेटिव टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ओके। यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और इसको पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था, इन्वायरमेंट पे भी हमारा काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी के तहत इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी देखा गया कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये देखता है कि क्या जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं नेचर पे, क्या उससे लोगों की जो वेल बीइंग है वो कहीं खतरे में है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ आता है। तो इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? येल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, और साथ साथ में कोलैबोरेशन किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई कि जीडीपी के जो अल्टरनेटिव्स है, जो वेलफेयर मेजर्स जो नापते हैं, ये जो सारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि
हैप्पीनेस इंडेक्स, जीडीपी, जीएनपी, जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, बेस ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। नाउ इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी नेशनल इनकम है उसको मेजर किया जाता है। बट इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ लास्ट में आपको बतानी ज़रूरी है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो तब सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।